Good afternoon, students. My name is Ritu Sharma, and I am an assistant professor in Babu Jagjivan Ram Institute of Law, Bundelkhand University. Today, we are going to discuss the Indian Contract Act 1872, Chapter 1, which covers the definitions and the essential elements of a contract. The Indian Contract Act, सबसे पहले हम आते हैं इसके नाम पर. इसके नाम में तीन प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया है. फर्स्ट इज इंडियन, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज एक्ट. इंडियन का क्या मतलब है? इंडियन मीन्स जो इंडिया में एप्लीकेबल है. इंडियन वर्ड शोज द एप्लीकेबिलिटी और द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट. जो भी लीगल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं या व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड इंडिया में हो रहा है. आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव रेड इंडियन पीनल कोड. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड? तो एक्ट जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है वर्ड, उसका मतलब होता है कि हम एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे लीगल प्रिंसिपल्स को एक जगह लिख रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल इज हिंदू मैरिज एक्ट. तो हिंदू मैरिज एक्ट केवल अधिनियम हिंदी में कहा जाता है इसको, केवल हिंदू विवाह से संबंधित प्रावधानों को एक जगह लिखा गया है. इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम, अधिनियम मतलब नीचे लिखे हुए नियम, अधिनियम जो यहाँ दिए हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होते हैं. इन कंपैरिजन जब आप कहते हैं इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो बहुत सारे ऑफेंसेस, जितने भी अपराध हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित हों, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हों, चाहे वो रेपुटेशन से संबंधित हों, वो सारे के सारे एक जगह जब कंपाइल करके इकट्ठा करके रखे जाते हैं, संहिताकरण करके रखे जाते हैं, तो उसको कोड कहते हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो नियम दिए हैं वो सिर्फ वो नियम हैं जो संविदा पर लागू होते हैं. इस एक्ट का दूसरा नाम है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872. एक नाम तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, दूसरा नाम ये है. अब इसका क्या मतलब है? एक्ट नंबर 9, आप जितने भी बेयर एक्ट सीखेंगे उसमें सबसे पहले वाले पेज पर ये दूसरा नाम लिखा होता है उन एक्ट्स का. इसका मतलब ये है कि 1872 1872 में जितने भी एक्ट्स आए हैं उसका ये एक्ट नंबर 9 है, 9th नंबर ऑफ एक्ट है जो पास हुआ था. दूसरी बात जो इसके लिए कही जाती है कि इसकी उद्देशिका क्या है. जब भी आप कोई एक्ट या लॉ पढ़ते हैं तो आपको उसका प्रियम्बल जरूर देखना चाहिए, जो कि पेयर एक्ट में दिया रहता है. प्रियम्बल में दो वर्ड्स मेन दिए हैं जो मैंने यहाँ पर बोल्ड में किए हैं. ये एक्ट है टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट. तो डिफाइन भी करता है ये एक्ट और अमेंड भी करता है. डेफिनेशन भी देता है, मतलब बताता है कि जिन शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है उनका अर्थ क्या है. और जो भी अधिनियम आप पढ़ते हैं, जो भी एक्ट आप पढ़ते हैं, उसके जितने भी वर्ड्स जो उस एक्ट में यूज़ किए गए हैं उसका डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग ही उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है. दूसरी बात यहाँ पर है, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इस एक्ट से संबंधित. तो सेकंड लॉ कमीशन में सर लॉर्ड रोमिली थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था और सर जेम्स स्टीफन ने इसकी रिवीजन किया था. इट वॉज रिवाइज बाय सर जेम्स स्टीफन. ये एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. अपने पढ़ने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हम इस एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे पीपीटी में लिखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो पार्ट 1 जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं. लेकिन पार्ट 1 जो है वो सेक्शन 1 से 30 तक है जिसमें रूल्स हैं रिलेटिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरा पार्ट जो है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. वो बताता है कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को करेंगे और कैसे उसके ब्रीच को हम रोकेंगे या क्या रेमेडीज़ हैं. तो सेक्शन 31 से 75 तक हमको परफॉर्मेंस और ब्रीच के बारे में रूल्स दिए गए हैं. इन दोनों को मिलाकर के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. उसके अलावा दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पार्ट है जिसको हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या विशिष्ट संविदा कहते हैं, उसमें विशेष प्रकार की संविदाएं पढ़ी जाती हैं. लेकिन वो है तो संविदा, इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 में जो ये सामान्य नियम या जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है. डेफिनेशन अगर कहें कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, what a man has promised shall be performed. आदमी ने जो प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन टू पार्टीज कम टुगेदर टू डू एन एक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है बहुत ही सामान्य भाषा में. तो जब कोई आदमी किसी बात को करने का वचन देता है, प्रॉमिस करता है, तो वो परफॉर्म होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है. बाकी ये स्कॉलर्स हैं, कुछ ज्यूरिस्ट्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है. सर विलियम एंसन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट केवल
गाइडलाइंस लेट डाउन करता है। गाइडलाइंस किस बात की कि आपके क्या अधिकार और राइट ड्यूटीज़ होंगे, आप व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ विद द पार्टीज हैव अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा डेफिनेशन ऑफ फ्रेडरिक पोलक का मैंने यहाँ पर लिखा है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ यानी कि जो विधि इस समय जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रवर्तन में है, उसके अनुसार जो भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब एग्री वर्ड से आया, एग्रीमेंट मीन्स व्हेन टू पर्सन्स हैव सेम कंसेंट, या एक ही बात पर दोनों लोग जब सहमत होते हैं तब उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो जब एग्रीमेंट करते हैं दो लोग तो वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, तभी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन सामन की है, जिन्होंने कहा है A contract is an agreement creating and defining obligations between two or more persons। जो बात अभी हमने सभी लिए मेंशन की कही, सेम वही बात यहाँ पर ये भी कह रहे हैं सामन भी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है म्यूचुअलिटी, जिसको मैंने बोल्ड में लिखा है। म्यूचुअलिटी को हिंदी में कहते हैं पारस्परिकता। म्यूचुअलिटी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, और दूसरा इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन द पार्टीज़। जो पार्टीज़ हैं संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट की, उनमें आपस में समानता होनी चाहिए और दोनों के मस्तिष्क मिलने चाहिए। मतलब इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सहमति। मति का अर्थ होता है बुद्धि, और जब दोनों की बुद्धि एक समान कार्य करती है तब उसको सहमति या कंसेंट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए म्यूचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, और म्यूचुअलिटी का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन द पार्टीज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ऑफ लेजिस्फेयर भी कहा जाता है। लेजिस्फेयर का मतलब होता है कोई इंटरफेरेंस नहीं। इंटरफेरेंस नहीं का मतलब है, यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखेंगे लेजिस्फेयर की जो मैंने लिखी है, कि गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसमें? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। तो उसमें अगर इंटरफेरेंस होगा, यानी कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, तो वो लोगों के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि आपको क्या लिमिटिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। आपको एग्रीमेंट कैसे करना है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता। तो लेजिस्फेयर का मतलब होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसका अर्थ दिया गया है यू आर अलाउड टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तब तक जब तक आप विधि के उपबंधों के अनुसार कार्य करते हैं, या आपका जो लिमिटेशन है वो लॉ है। तो लॉ के अंतर्गत रहते हुए जब आप कार्य करते हैं तो उसको यहाँ पर लेजिस्फेयर में अलाउ किया है। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डेफिनेशन भी दी है। जो सेक्शन 2 में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं एक्ट में, उनकी सबकी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की दी है सेक्शन 2 सब क्लॉज H में, which says an agreement enforceable by law is contract। जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा करार जो दो लोगों ने मिलकर किया है विधि के द्वारा ओके होना चाहिए। एनफोर्सेबल तभी होगा, एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि जब आपके बीच में या मध्य में कोई डिस्प्यूट होगा, आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कहेगी कि आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं तभी जब ये लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अनलॉफुल काम करने का एग्रीमेंट किया है तो कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कराएगी, क्योंकि कोर्ट का काम ही है लॉ को एनफोर्स कराना। तो यहाँ पर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ का डेफिनेशन आपको पता है कहाँ दिया है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग लॉ इन फोर्स, जो भी लॉ का डेफिनेशन वहाँ है वो सारे लॉज यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। उनको अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि एग्रीमेंट अलग है और कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो एक वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई अनलॉफुल काम करने के लिए एग्रीमेंट करते तो एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। तो छोटा गोला है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बड़ा गोला है एग्रीमेंट। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एलिमेंट्स ज़रूरी हैं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए, वो सेक्शन 10 में दिए हैं, जिनको हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सेक्शन 2H में कहते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम बात करें किसकी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए जो इसेंशियल्स चाहिए हैं वो सेक्शन 10 दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं। सेक्शन 10 कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो नाम से पता चल रहा है आपको कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब चेंज होगा। कब चेंज होगा? तो इट सेज कि इफ इट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज,
ये सारे मैंने भी आगे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो एलिमेंट्स अगर देखें तो पहला एलिमेंट है ऑफर और प्रपोजल। प्रपोजल सामान्य शब्द है, ऑफर सामान्य शब्द है। कहाँ दिया है? सेक्शन 2A में। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं डेफिनेशन की याद करने के लिए, डेफिनेशन आपको पूरी डेफिनेशन ऐसे याद नहीं करनी, केवल ये जो बोल्ड में वर्ड्स दिए हैं उनको याद रखिएगा तो डेफिनेशन आप आराम से लिख पाएंगे। तो पहला वर्ड है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। तो सिग्निफाइज जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंस बताता है कम्युनिकेशन की। आप सिग्निफाई कैसे करते हैं? किसी को कोई चीज़ कैसे बताते हैं? या तो बोल कर बताएंगे या लिख कर बताएंगे। सिग्निफाई करना, संसूचित करना, कम्युनिकेट करना इज इम्पॉर्टेंट। पहला एसेंशियल ऑफर को वैलिड होने के लिए ज़रूरी है सिग्निफिकेशन। फिर आगे कहता है टू अनदर। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, तो एक आदमी सिग्निफाई करेगा, किसको करेगा? दूसरे को। क्या सिग्निफाई करेगा? हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा, अपनी रजामंदी, अपनी कंसेंट। किस बात की विलिंगनेस? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम करने की। अब ये नहीं बताया क्या काम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेजिस्लेयर है तो वो ये नहीं बताता है क्या काम, वो कहता है समथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, या आप नहीं करना चाहते हैं। करना और नहीं करना दोनों एक्ट हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो दोनों कामों के लिए एग्रीमेंट या ऑफर दिया जा सकता है। इसीलिए कहा है कि टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू। जो बात हम सिग्निफाई कर रहे हैं या जो हम ऑफर दे रहे हैं वो किस वजह से या किस उद्देश्य से दे रहे हैं, तो कहता है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर। हु इज द अदर पर्सन जिसको हम ऑफर दे रहे हैं। तो जिस उद्देश्य से या इस उद्देश्य से कि सामने वाले व्यक्ति की हम असेंट प्राप्त करें, अपनी विलिंगनेस बताते हुए अगर हम उस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? ऑफर या प्रपोजल। सेकेंड एसेंशियल इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2B में। जब आप किसी को ऑफर देंगे तब वो सामने वाला व्यक्ति हैज़ टू चॉइसेस, ईदर ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर और ही विल रिजेक्ट इट। तो जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रॉमिस या वचन में। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी है, इसको भी याद करने का सबसे आसान तरीका है व्हेन द पर्सन टू होम मतलब जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं। द प्रपोजल इज मेड, तो किसको प्रपोजल दे रहे हैं? जो एक्सेप्ट करा या दूसरी पार्टी जो भी है, इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। जिस व्यक्ति को ऑफर या प्रपोजल दिया गया है, जब वो अपनी विलिंगनेस, फिर यहाँ वर्ड सिग्निफाई यूज़ किया है तो उसका मतलब फिर यहाँ पर वही है कि एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे लिखकर, बोलकर या अपने व्यवहार से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑल्सो। सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू। देयर टू वर्ड जो यूज़ किया है उसका अर्थ ये है कि जो प्रस्ताव दिया गया है उसको ही एक्सेप्ट करना है। प्रस्ताव जो दिया है उसके अन्यथा आप किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो एक्सेप्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? उसको ही एक्सेप्ट किया जाए या उसी बात के लिए अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई की जाए जिसका प्रपोजल आपको दिया गया है। अगला एसेंशियल है इंटेंशन। इंटेंशन को हिंदी में कहते हैं आशय। आशय क्या है? इंटेंशन क्या है? ये एक बहुत ही ये फिजिकल नहीं होता है। अपने दिमाग में जो भी आप कोई काम करते हैं फिजिकल लेवल पर, उससे पहले अपने दिमाग में जो सोचते हैं उसको इंटेंशन कहा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मुझको पीपीटी खोलनी है, ये काम करना है, ये इंटेंशन है मेरा। और फिजिकल एक्ट क्या है? इसको खोल के पढ़ाना। तो इंटेंशन क्या है? किस चीज़ का इंटेंशन? टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, जिसको हम कहते हैं एनिमस कॉन्ट्राहेंडाई। एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन और कॉन्ट्राहेंडाई वर्ड यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट होने वाली लीगल ऑब्लिगेशंस या विधिक दायित्वों को निर्वहन करने का आशय। जैसे दो दोस्त हैं, आपस में उन्होंने प्लान बनाया पिक्चर देखने जाने का, तो उनका आशय अगर एक व्यक्ति के नहीं आने पर या एक दोस्त के नहीं आने पर उसके खिलाफ केस फाइल करने का है तो उसको क्या कहेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट होने वाली लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए हम बाउंड हैं। तो इंटेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? इसका टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो एक सामान्य प्रज्ञा का है यानी कि रीजनेबल थिंकिंग का है, वो अगर देख करके ये कह सकता है कि हाँ इस कार्य को करने में इन लोगों की इंटेंशन दिख रही है,
या इंटेंशन इज ऑब्वियस, किसकी? लीगल ऑब्लिगेशंस की, तो ही कहा जाएगा कि इंटेंशन था। सब्जेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष, जैसे दोस्त हैं उनसे आकर के पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो इंटेंशन था, लेकिन रीजनेबल आदमी क्या कहेगा, जब दो दोस्त मिलकर पिक्चर देखने जाते हैं तो जनरली उनका कोई लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कराने का इंटेंशन नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन या प्रतिफल। कंसिडर आप कब करते हैं किसी बात को? जब वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप कहते हैं कि आई विल कंसिडर इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो उसी से कंसिडरेशन वर्ड आया है और इसकी हिंदी है प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो बदले में मिलने वाला फल होता है। इसको लैटिन में कहते हैं समथिंग क्विड प्रो क्वो। क्या मतलब है क्विड प्रो क्वो का? वही प्रतिफल, समथिंग इन रिटर्न, जो भी आपको बदले में मिलता है। किसके बदले में? प्रॉमिस के बदले में। प्रॉमिस क्या है? जब एक्सेप्ट हो जाता है आपका प्रपोजल, प्रॉमिस में चेंज हो जाता है, उसके बदले में जो भी आपको मिलता है उसको हम प्रतिफल या कंसिडरेशन कहते हैं। बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। कंसिडरेशन की कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं और मैंने उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो याद करने के लिए ईजी रहेंगे उनको बोल्ड किया है। जैसे एंसन का डेफिनेशन है, तो एंसन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटवर्ड सेम्बलेंस यानी कि बाह्य रूप। तो संविदा की है, दोनों ने आपस में सोचा, कम्युनिकेट किया, संविदा की, उसके बाद में उसका फिजिकल रूप क्या होगा, तो जो भी आप बदले में देंगे। तो आउटवर्ड सेम्बलेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंसिडरेशन। दूसरा, ब्लैकस्टोन ने कहा कि एक तरीके का ये प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति या रिकम्पेंस है जो एक पार्टी दूसरे को देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो पार्टी ने उनके लिए कोई कार्य किया है, कोई कार्य करने का वचन दिया है, तो उसके बदले में जो भी उनको दिया जाएगा उसको हम कॉम्पनसेशन के रूप में लेंगे और उसको ही हम प्रतिफल कहेंगे। अगला है डेफिनेशन पुलक का, जिन्होंने इसको कहा है अ प्राइज ऑफ द प्रॉमिस, यानी कि वचन की कीमत। कीमत क्या होती है? जो बदले में देते हैं, तो वचन के बदले में जो भी दिया जाएगा वचन की कीमत कहलाएगी। तो आप इन मोटे मोटे शब्दों को अगर याद रखेंगे कि एंसन ने कहा है आउटवर्ड सेम्बलेंस, ब्लैकस्टोन एंड पोलक, तो आपको ये डेफिनेशंस बहुत इजी लगेंगी याद करने में। और कंसिडरेशन का अब तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया है, तो ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन 2D में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग लिखा है, इसमें भी मैंने बोल्ड किए हैं वर्ड्स को, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब प्रोमिसर प्रोमिसी क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपको पता है कि प्रॉमिस के बदले में दिया जाता है, तो उसकी इच्छा पर जो भी कार्य किया जाएगा वो प्रतिफल माना जाएगा। दूसरा इसमें एसेंशियल है कॉम्पिटेंट पार्टीज। पार्टीज जो संविदा कर रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? सक्षम, कैपेसिटी होनी चाहिए उनमें, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। किस बात की? वही लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की। सेक्शन 11 कहता है कि कॉम्पिटेंट कौन है? जो 18 वर्ष से ऊपर का है, मेजर है और जो स्वस्थ चित्त है, यानी कि साउंड माइंड है। साउंड माइंड का डेफिनेशन दिया है, कहा है कि इफ ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है? वही लीगल ऑब्लिगेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज कर रही है। इफ ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लीगल ऑब्लिगेशंस देन ही इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट। अगला एसेंशियल है फ्री कंसेंट। कंसेंट किसको कहते हैं? कंसेंट कहते हैं जो सेक्शन 13 में डिफाइंड है, जब दो लोग एक बात पर एक भाव में सहमत होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेम थिंग सेम सेंस। ये सेम थिंग सेम सेंस अगर है तो उसको कंसेंट कहा जाता है। और कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए? फ्री, स्वतंत्र। स्वतंत्र कौन होता है? जिस पर कोई दबाव नहीं होता। तो जिस पर कोई दबाव नहीं है वो दिया, जो दबाव दिए हैं वो दिए हैं सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18 और 20 में, जो कि कंसेंट या सहमति को फ्री होने से रोकते हैं। और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। फिर आगे लिखा है, नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कई बार एक ही होता है, कई बार अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी अवयस्क बालिका की विवाह के लिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, तो लोन कंसिडरेशन हो जाएगा जो पैसा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? विवाह, उस माइनर का मैरिज। तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ हैव टू बी लॉफुल। लॉफुल मतलब उसमें लॉ भरा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 23 बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, नेगेटिव डेफिनेशन है। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वेग। जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हमने डिसाइड की हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें परफॉर्मेंस कौन सी करनी है या किस बात को हमें परफॉर्म करना है।
फिर अगला है एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जादू से खजाना ढूंढने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, उसका परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लास्ट है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक ऐसे एग्रीमेंट्स दिए हैं जो कि वॉइड होते हैं। अगर वो आपने एग्रीमेंट किया तो वॉइड ही माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं करेंगे जो कि सेक्शन 24 से 30 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। अगर आप करते हैं तो वो एग्रीमेंट भी कैसा हो जाएगा, वॉइड, और रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी वॉइड। अगर मेरी फिजिकल क्लास होती तो मैं बच्चों से कहती आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। थैंक यू।